हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज प्रशांत सिंह और गाइस आज हमारी मुलाकात हो रही है एक बार फिर। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका चैप्टर टेस्ट एंड सॉल्यूशन। अगर आप चैप्टर की बात करो यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करो तो ये मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक है केमिस्ट्री का। ऑलमोस्ट इसको कहीं नहीं पढ़ाते, लेकिन चूंकि जब से एनटीए आया, जेईई एंड नीट ने लगभग हर चैप्टर्स का वेटेज इक्वल तो नहीं, ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इस तरह के चैप्टर्स का वेटेज हमेशा ही बहुत ज्यादा रहा है दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले। लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स से भी कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने क्लासरूम में इसको प्रॉपर ढंग से पढ़ाया है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अगर वो कहेंगे, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, तो मैं इस पे है ना वीडियो अपलोड कर दूंगा। एक डेढ़ घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका एक डेढ़ घंटे के अंदर ही आपका एटलीस्ट 4 नंबर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना पक्का ही है। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम देर नहीं करते हुए इस चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपसे है ना, मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे और जम के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो उसमें कमी आप नहीं छोड़ सकते। तो चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्मोक इज इसेंशियली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्मोक है ना इज इसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आपके ऑप्शन से पहला ऑक्सीजन एंड ओजोन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अरे ओजोन एंड नाइट्रोजन, और फिर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। एक्चुअली जो स्मोक टर्म है ना, स्मोक प्लस फॉग से बना हुआ है। क्लासरूम में मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। जो बच्चे क्लासरूम के थे मेरे, उनसे तो लगभग सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं भी थे अगर वो कमेंट करके बोलेंगे या मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है बोल देंगे, तो मैं इस पर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, नो इश्यूज। तो स्मोक दो तरह का होता है आपका, एक होता है क्लासिकल या लंदन स्मोक, दूसरा होता है फोटोकेमिकल या लॉस एंजलिस स्मोक। तो ये जो है, जो क्लासिकल स्मोक होता है उसके पास होता है SO2 और जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसके पास होता है NO2, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। वैसे तो ओजोन भी होता है फोटोकेमिकल स्मोक के साथ, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके फाइन। द एक्सेस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ विच आयन इन वाटर इज कॉज्ड मेथेमोग्लोबिनेमिया इन ह्यूमन। अब मेथेमोग्लोबिनेमिया जो है उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा क्या होता है ना, मेथेमोग्लोबिनेमिया। मेथेमोग्लोबिनेमिया है ना एक डिजीज है जिसको आप ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये किसको एक्सेस में लेने से होता है? अगर जो है वाटर में NO2 NO3 माइनस नाइट्रेट आयन का कंसेंट्रेशन 50 ppm से ज्यादा है तो ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन टू रीच अर्थ। ये गलत है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर क्या करता है आपका? वो यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है, ना कि इंफ्रारेड को। तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। तो ओजोन क्या करता है आपका? अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, ना कि इंफ्रारेड रेज को रोकता है। ये तो बच्चों को पता है, 7th 8th वालों को भी पता होगा। बाकी ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही है। एसिड रेन इज मेनली बिकॉज ऑक्साइड्स ऑफ NO2 एंड है ना, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर डेफिनेटली NO2 and SO2 and oxides of nitrogen and sulfur are mainly caused acid rain, है ना, due to which pH of rain is है ना decreased and मतलब ये इमारतों वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ही इंक्रीज होने के बाद क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है? बढ़ावा देता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सारी स्टेटमेंट लंदन स्मोक के बारे में है। अब लंदन स्मोक क्या होता है? लंदन स्मोक होता है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। लंदन स्मोक क्या होता है? फोटोकेमिकल, सॉरी लंदन स्मोक को क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल स्मोक या लंदन स्मोक। अब जो क्लासिकल स्मोक या लंदन स्मोक होता है इसके बारे में हमको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। लंदन स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, गलत है। लंदन स्मोक किस नेचर का होता है? रिड्यूसिंग नेचर का होता है। एक्चुअली इसके पास SO2 होता है जो कि क्या करता है? बहुत आसानी से SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये क्या होगा? रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। ठीक है। इट कंटेन्स, एक्चुअली जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, दो तरह के स्मोक होते हैं, लंदन स्मोक या फोटोकेमिकल स्मोक। लंदन स्मोक को क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं,
फोटोकेमिकल को लॉस एंजल्स भी कहते हैं। तो जो लंदन स्मोक होता है वो SO2 कंटेन करता है, फोटोकेमिकल जो होता है वो NO2 कंटेन करता है ना। ये आपका रिड्यूसिंग नेचर का होता है, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। तो लंदन स्मोक NO2 कंटेन्स NO2, ये गलत है, फोटोकेमिकल स्मोक के पास NO2 होता है। नेक्स्ट कह रहा है लंदन स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक फॉग एंड SO2। डेफिनेटली कोई भी स्मोक होगा आपका, है ना, कोई भी स्मोक फॉग एंड SO2 होगा, है ना, कोई भी आपका स्मोक होगा तो स्मोक प्लस फॉग तो होगा ही, साथ में क्या एग्जिस्ट कंटेन करता है, SO2 कंटेन करता है ना। लंदन स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मोक, गलत है ये, है ना, इसको क्लासिकल स्मोक कहते हैं। तो डेफिनेटली जो है आपका सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। वाटर सैंपल कंटेन्स 1 ppm फ्लोरीन, 40 ppm नाइट्रोजन नाइट्रेट, 500 ppm सल्फेट और 100 पार्ट पर बिलियन, है ना, लेड आयन। वाटर इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ विच आयन। अब अगर लिमिट्स की बात करें तो फ्लोरीन आयन की जो लिमिट्स होती है वाटर में होती है 1 ppm, है ना। ये एक ही बार बताऊंगा, आगे के सारे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। और नाइट्रेट के लिए जो लिमिट होती है वो होती है 50 ppm। सल्फेट के लिए जो होती है वो होती है 500 ppm, सल्फेट के लिए होती है 500 ppm लिमिट जो होती है। और लेड के लिए होती है 50 पार्ट पर बिलियन, 50 पार्ट पर बिलियन। फ्लोरीन के लिए आपका 1 पार्ट पर बिलियन, नाइट्रेट के लिए आपका 50 पार्ट पर बिलियन, सल्फेट के लिए 500 और लेड के लिए 50 पार्ट पर बिलियन। ओके, तो ये 100 पार्ट पर बिलियन है, तो डेफिनेटली वाटर इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ लेड आयन। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मोक, है ना, होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में होना चाहिए था फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कंटेन, फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कंटेन, क्या नहीं कंटेन करता है। अगर फोटोकेमिकल स्मोक में मेनली NO2 होता है, NO2 होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, एसीटोन होता है, ओजोन होता है, एसीटोन होता है, ओजोन होता है, पैन होता है, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट होता है। क्या क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक के पास, क्या क्या होता है, NO2 होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसीटोन होता है, ओजोन होता है, पैन होता है ना। और आपका क्या होता है, एक्रोलिन होता है, एक्रोलिन होता है, क्या होता है, एक्रोलिन होता है। लेकिन SO2 नहीं होता, क्या नहीं होता, SO2 नहीं होता। SO2 किसके पास होता है, क्लासिकल स्मोक के पास होता है। देखिए यहाँ पे एसीटोन है, ये भी फोटोकेमिकल स्मोक कंटेन करता है, फिर आपका ओजोन है, फिर आपका नाइट्रेट है। तो आई होप इट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओजोन एब्जॉर्ब इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, एग्जैक्टली, है ना, इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सेम। ओके, नेक्स्ट इज CFCs are responsible for ozone layer depletion, absolutely correct. Chlorofluorocarbons which is emitted by freeze and acids are mainly responsible for ozone layer depletion. नेक्स्ट इज ओजोन एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सरासर झूठ है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सैंपल हैज ppm लेवल ऑफ आयंस, है ना। ppm लेवल आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, बट स्टिल आई विल रिपीट हियर आल्सो। ए वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। फ्लोरीन का आपका 10 ppm है, सल्फेट का आपका 100 ppm है, नाइट्रोजन का आपका 50 ppm है। द आयन आर आयंस दैट मेक और मेक्स द वाटर सैंपल अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज आर। ठीक है, अगर देखिए फ्लोरीन का आपका जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपका 1 ppm और यहाँ पे 10 ppm है, बहुत ज्यादा है, तो बोन्स को भी अफेक्ट करेगा ही। तो यहाँ पे फ्लोरीन की वजह से तो पक्का अनसुटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फेट। सल्फेट का आपका मैक्सिमम लिमिट है 500, तो बहुत बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है, यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। नाइट्रेट का आपका 50 ppm है, तो यहाँ पे 50 है, तो करेक्ट है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लोरीन की वजह से, फ्लोरीन आयन की वजह से क्या है, वाटर अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग है। 8th का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो आई होप इट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फिल्ड इनटू 2 glasses A and B. We have 2 glasses of water A and B, है ना, and given the BOD values, they have BOD values of 10 and 20, है ना। Glass A have BOD value 10, Glass B have BOD value 20. Absolutely both are polluted because a polluted water has BOD value greater than 5 ppm. If a water sample contains if a water sample have BOD value less than 5 ppm, then that water can be considered as clean water. If ppm level, if BOD value of water is greater than 5 ppm, then it will be considered as polluted water. So both glasses जो है, both glasses are polluted,
both have BOD values 10 and 20 ppm respectively. The correct statement among the following. You know that greater the BOD value, greater the polluted water, greater the extent of pollution. Hence we can clearly say that B is more polluted than A. Hence we can clearly say that B is more polluted, absolutely, because BOD value of B is more, much more than A, in fact double than A. So B is more polluted. So now we are going to check the options. First option is A is more polluted, definitely no. Obviously A and B both are polluted, but B is more polluted. So option C should be the correct. B is more polluted than A. Okay. Next is peroxyacetyl nitrate, PAN, peroxyacetyl nitrate. This is the straightforward, and most questions are straightforward and direct from the class only, from the notes only, from the एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन मोस्टली है ना डायरेक्टली आएंगे आपके एनसीईआरटी से. तो आपने अगर ये लेक्चर पूरा सही से देख लिया एंड आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा रेडी है, आप एग्जाम देने के लिए इसका रेडी हो. तो ओके फाइन. पेरोक्सीएसिटल नाइट्रेट, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जेईई एंड नीट के ही हैं, तो एक बार फोकस करिए. पेरोक्सीएसिटल नाइट्रेट पैन, एन आई इरिटेंट, पैन इज एन आई इरिटेंट है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय, यू नो द पैन इज produced by photochemical smoke, definitely photochemical smoke. Hence option number C should be the correct option. Okay. Question number 11 is the higher concentration of which gas in air can cause stiffness of flower buds. The higher concentration of which gas in air can cause stiffness of flower buds. मैंने इसकी शानदार ट्रिक बताई थी. स्टार्ट हमने सॉक्स से किया था. कहां से किया था? सॉक्स से. और मैंने पौधों में कहां से स्टार्ट किया था? बर्ड्स से स्टार्ट किया था. बर्ड्स से हम लीफ पे आए थे, लीफ से हम उनके जड़ों में गए थे, याद आ रहा है? तो हमारा सल्फर हमने सबसे पहले गैस पढ़ी थी है ना, सॉक्स जो होते हैं वो आपके फ्लावर बर्ड्स है ना. सॉक्स क्या करते हैं? आपके पौधों के बर्ड्स को स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, स्टिफनेस इन द फ्लावर बर्ड्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी, SO2 है ना. SO2 and SO3 cause stiffness to the flower buds. The higher concentration of SO2 cause stiffness to the flower buds. This is a straightforward and direct question. Okay. Next is very famous question. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आपके क्लास 6-7 से भी क्लियर हो जाएगी. The ताजमहल is being slowly disfigured and discolored है ना. ताजमहल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है अपने इंडिया का. एक बार वन ऑफ द 7 वंडर्स भी था, शायद आज भी होगा, आई एम नॉट श्योर. ठीक है. तो is being slowly disfigured and discolored. This is है ना primarily due to एक इसकी वजह से डेफिनेटली एसिड रेन है ना. हिंदी में अगर आपने पढ़ा हो तो अम्ल वर्षा है ना, इंग्लिश में एसिड रेन. तो ये अम्ल वर्षा की वजह से क्या है, यानी कि एसिड रेन की वजह से धीरे धीरे डिसफिगर्ड होता जा रहा है. आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ी होगी कि जो आपका मार्बल्स वगैरह होते हैं क्या होता है, उसके पास CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. अगर आप किसी भी एसिड से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन करेगा और आप इस रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हो, मैंने क्लासरूम में भी लिखवाया है. तो एसिड रेन काज डिसफिगरेशन एंड डिस्कलरेशन ऑफ ताजमहल है ना, मेनली मार्बल्स. ठीक है. नेक्स्ट, ए वाटर सैंपल विथ BOD वैल्यूज 4 ppm. एक आपका वाटर सैंपल है S1 और S2, दो सैंपल है आपका. एक का आपका BOD वैल्यू 4 ppm एंड सेकंड का BOD वैल्यू है आपका 18 ppm. यू नो दैट ए वाटर है ना हैज BOD लेस देन 5 ppm इज क्लीन वाटर. Less than 5 ppm is clean water. If BOD value is less than 5 ppm, then water will be considered as clean water. Hence, sample 1 is clean. And if BOD value is greater than 5, then water will be considered as polluted. If BOD value is greater than 5, then water will be considered as polluted water. But in case the BOD value is greater than 17 ppm, then water is considered as highly polluted. And here the BOD value is 18 ppm. Hence the water is highly polluted. The correct answer is sample 1 is clean and sample B is highly polluted. Hence the correct answer will be D. I think it is correct. Okay. Next question is question number 14. The upper stratosphere consisting of ozone layer protect us from the sun's radiation that falls in the wavelength region of है ना. You know that ultraviolet rays have wavelength 255 नैनोमीटर. क्लासरूम में मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखवाई है ना. वेवलेंथ इसके कितना हो जाएगा 255 नैनोमीटर है ना. Here we have provided the range. This question will be very easy because we know the exact value
and here in options we have range. So first is 0.8 to 1.5 nanometer, this is wrong. 400 to 500, 200 to 315 nanometer. Okay, 14 का C will be the correct answer. ठीक है, 215 nanometer, 255 nanometer. Okay, which of the following statement is incorrect about BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड. एक्चुअली बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम होता है, एक्चुअली कॉमन नेम जो है गैमेक्सिन है. क्या है? गैमेक्सिन है. एक पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है. क्या है? एक पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है. इफ यू रिमेंबर इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर, मैंने कहा था एडिशन जो है बेंजीन पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट अगर हम हेलोजिनेशन करवाते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो सारे पोजीशन पे हेलोजिनेशन होकर के एक इस तरह का कंपाउंड बना लेता है. लेट मी ड्रॉ दिस हियर, Cl, 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 Cl. ओके, हाइड्रोजन इज अंडरस्टूड हियर. ठीक है, तो आपसे बोला गया है भाई, आपसे बोला गया कि इसका ये क्या है? इंसेक्टिसाइड है. डेफिनेटली इंसेक्टिसाइड. इट ऑल्सो कॉल्ड एज 666, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला हुआ है C6H6Cl6, क्योंकि हर जगह तो हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन भी है. ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है C6H6Cl6 है. तो इसको 666 भी कहते हैं. क्या कहते हैं? 666 भी कहते हैं, है ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेक्सिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 666, यानी कि इट एक्ट एज इंसेक्टिसाइड. इट्स DU is 3. Definitely not, because here we can see that there is no pi bond but a ring, है ना. number of DU, है ना, degree of unsaturation can be counted as number of pi bond plus number of ring. Here we have only one ring, so DU will be 1, not 3. So this is incorrect. So this option is correct. Option number C. Okay, fine. Next is how many chiral carbons are there in DDT, है ना. DDT is popular insecticide and pesticide. ये आपको है ना, आपको उसमें भी पढ़ाएंगे जब भी हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ाएंगे. तो हेलोजन डेरिवेटिव हमारा थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इसमें मैंने आपको DDT का स्ट्रक्चर बनवाया था. DDT का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्यारे बच्चों? आप मुझसे पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. आपने सबने ड्रॉ किया होगा, आई होप. डेफिनेटली आपका सही भी होगा. DDT का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है. DDT का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है, डेफिनेटली वी कैन सी दैट यहां पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है. देखिए, इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें भी सवाल पैदा नहीं होता. ये भी कार्बन कायरल नहीं है और ये भी कार्बन कायरल नहीं है. तो जो आंसर होगा ए. देयर इज नो कायरल कार्बन इन DDT. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is saying that classical smoke occurs in the places of. Yes, we have two types of smoke, classical and photochemical. Classical smoke occurs in the places of cool and humid environment, है ना. And for photochemical smoke, the environment should be hot, है ना. So here answer will be cool and humid. The correct option will be B. Next is SO2 and NO2 produce pollution by increasing. You know that oxides of sulfur and nitrogen, mainly SO2 and NO2, react with water and form acids like H2SO3, HNO3, also H2SO4 on further reaction. So these are one of famous acids, है ना. They are responsible for pollution. They are main part of the acid rain. So SO2 and NO2 react with water to form acids. So they produce pollution by increasing acidity. So correct answer will be acidity, है ना. Answer will be 8. अगर आपको लग रहा है स्पीड थोड़ी तेज है, है ना, आपको लग रहा है स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप आराम से स्पीड इसकी स्लो कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है स्पीड धीरे है, तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं. यूट्यूब पे फीचर होता है, आप 1.5 कर लीजिए. वैसे तो जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आई होप. मैं खुद भी तेज बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपको तेज लग रहा हो तो आप जरूर 0.75 कर लीजिए स्पीड को. फाइन. नेक्स्ट इज द इंटेक ऑफ एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड लेड टू डेथ एज इट. एक्चुअली जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विच इज 100 टाइम मोर स्टेबल, है ना. कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ होमोग्लोबिन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विच इज 100 टाइम्स मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स विथ ऑक्सीजन, है ना. हीमोग्लोबिन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म ए कंपाउंड. कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन इट फॉर्म ए कंपाउंड. तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो 100 टाइम्स मोर स्टेबल होता है. तो डेफिनेटली जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इंटेक करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ऑक्सीजन वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होता है. तो डेफिनेटली क्या होता है, बहुत लंबा, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हम CO ले लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कंबाइन हो ही नहीं पाती एंड डेफिनेटली फर्दर हमारा क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है.
अगर आप नीट के स्टूडेंट होंगे तो आपको और बेहतर पता होगा गाइस, है ना। मेरी नॉलेज बायो में तो इतनी है, इससे इतनी है, लिमिटेड है। ओके फाइन। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर सेल रिजल्ट इन, है ना। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली व्हाट, ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। एंड ओजोन डिप्लेशन मींस थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। इफ ओजोन लेयर विल बी डिप्लीटेड, ओजोन लेयर थिन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज आने लग जाएंगी। इसकी वजह से बाकी सारी चीजें तो होंगी, लेकिन जो मेन इफेक्ट होगा वो होगा इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन बर्न्स, ये सारी डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और भी पॉसिबिलिटीज हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की, थोड़ी बहुत, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर। इनडायरेक्टली तो बहुत सारे इफेक्ट है ना। ओके फाइन। वाटर पॉल्यूशन इज लेस, वाटर पॉल्यूशन इज लेस इफ बीओडी वैल्यू इज less than 5 ppm. If BOD value is less than 5 ppm, then water pollution is less. This is the main parameter. BOD value should be less than 5 ppm. Hence option number A should be the correct option. Okay. Drained sewage has biological oxygen demand, यानी BOD. या डेफिनेट सी बात है, सीवेज जो होगा वो मोर पोल्यूटेड होगा। अब देखो सिंपल एक वाटर है, एक ड्रेनेज है, जो सीवेज का पानी है, कौन सा ज्यादा पॉल्यूटेड है कोई बता सकता है? सीवेज ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, और ज्यादा पॉल्यूटेड होगा तो इसकी बीओडी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी बीओडी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कि आपका बीओडी वैल्यू ज्यादा है ना, यानी पॉल्यूशन ज्यादा है। बीओडी वैल्यू ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, तो ड्रेन्ड सीवेज के पास क्या होगा? बीओडी वैल्यू मोर देन दैट ऑफ वाटर होगा। बीओडी वैल्यू इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। 22 का ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक? इसमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है? NO2 तो डेफिनेटली उसका मेन कंपोनेंट है, पैन भी होता है, ओजोन होता है, क्रोलिन होता है, एसीटोन होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, स्मोक प्लस फॉग तो होता है, लेकिन N2 नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी नाइट्रोजन गैस। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन BHC, BHC बना लेते हैं, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम होता है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह होता है प्रॉपर। कोई भी मुझे कायरल कार्बन तो नहीं दिख रहा। आप किसी भी कार्बन को देखें तो उसके बाकी दोनों ग्रुप्स क्या है? सेम है। जैसे अगर आप इस कार्बन को देखें, इस कार्बन से जैसे ही सारा कार्बन, तो यहां पे जो है एक तरफ क्लोरीन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन तीसरी और चौथी तरफ ग्रुप क्या है? बिल्कुल सेम है। तो कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर विल बी 0। ओके फाइन। नेक्स्ट इज इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लैक्सेटिव इफेक्ट, प्रोबेबली हिज ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स एक्सेस ऑफ SO4- आयन। अगर देखो फ्लोरीन माइनस ज्यादा होता है तो टूथ डिके एंड बोन्स में प्रॉब्लम होती है। नाइट्रेट आयन ज्यादा होता है तो मेथेमोग्लोबिनेमिया होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं इसे। अगर आपका है ना लेड ज्यादा होता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंटल हेल्थ वगैरह का इफेक्ट पड़ता है। तो लैक्सेटिव इफेक्ट के मेन रीजन क्या होता है? सल्फेट आयन होता है। ओके। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। फिर डेंसिटी वाटर का क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका जब भी आप देखते हो ना पहाड़ों वगैरह पे, ग्लेशियर्स वगैरह पे जो बर्फ जम जाती है और नीचे पानी ही रह जाता है। आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये सब डिटेल में, केमिस्ट्री में मैंने क्लासरूम में पढ़ाया है, अभी वक्त नहीं है। तो डेंसिटी आपका वाटर का मैक्सिमम कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमने अच्छे से पढ़ा है, प्रॉपर ग्राफ। अगर आप हाइड्रोजन चैप्टर जम के पढ़े, एनवायरमेंटल में इसका कम यूज है थोड़ा। ये तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन था। 1 मिनट में पानी पी लो थोड़ा। हाँ, डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम कितने पे होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फाइन। नेक्स्ट इज एक पैसेज है जो क्वेश्चन नंबर 27 से 30 सबके लिए है। सिंपल सा पैसेज है। ए वाटर सैंपल कंटेन 10 ppm फ्लोरीन माइनस 60 ppm नाइट्रेट आयन और 400 pm SO4- आयन। तो आपको इस बेसिस पे आंसर करना है। कह रहा है भाई पर्सन ड्रिंकिंग दिस वाटर में सफर फ्रॉम। अब यार पहले देखो ज्यादा क्या क्या है। फ्लोरीन माइनस है 10 ppm, फ्लोरीन माइनस कितना है? 10 ppm है। फ्लोरीन माइनस है आपका 10 ppm और 60 ppm है आपका नाइट्रेट आयन। 60 ppm क्या है? नाइट्रेट आयन। तो अगर आप एक्सेस में बात करो कि क्या ज्यादा है, तो आपका फ्लोरीन आयन भी ज्यादा है और नाइट्रेट आयन भी ज्यादा है डेफिनेटली, क्योंकि फ्लोरीन आयन का लिमिट जो होता है 1 ppm होता है और नाइट्रेट आयन का लिमिट जो होता है 50 ppm होता है। सल्फेट आयन की तो लिमिट 500 ppm होती है, वो तो इसमें नहीं जा रही है ज्यादा। तो बचा हमारे दो, एक फ्लोरीन माइनस दूसरा नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन अगर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा, और अगर फ्लोरीन आयन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से टूथ डिके होगा। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाटर इज अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ F- एंड
NO3 माइनस, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. What is the upper limit of fluorine minus ion concentration in normal drinking water to avoid harms? फ्लोरीन माइनस का अपर लिमिट कितना है? 1 ppm है. कितना है? 1 ppm है. फ्लोरीन माइनस का अपर लिमिट कितना है? 1 ppm. So option number A will be correct option. It is straightforward and easy question. Next is which of the following ions affect bones of human beings at concentration given in the water sample? अब 10 ppm पे जो फ्लोरीन माइनस होता है, 10 ppm है. इस सैंपल में क्या है? 10 ppm, और 10 ppm पे तो बोन्स तक को इफेक्ट करता है. अगर लोअर होता है थोड़ा, फ्लोरीन माइनस अगर 1 ppm से थोड़ा ज्यादा होगा, 1 ppm से थोड़ा ज्यादा होगा, तो केवल टूथ वगैरह को, टीथ वगैरह को जो हमारे हैं उनको इफेक्ट पहुंचाएगा. लेकिन इसका कंसेंट्रेशन और बढ़ा दो, अगर ज्यादा बढ़ा दो, तो ये इवन बोन्स को भी इफेक्ट करता है. तो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट, रेडिश ब्राउन हेज इन ट्रैफिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच गैस? या जो ट्रैफिक होता है, कोई भी जो ट्रैफिक होता है, वहां पे बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह होते हैं, तो स्पार्क प्लग एमिशन वगैरह की वजह से, स्पार्किंग वगैरह की वजह से एटमॉस्फेयर की N2 प्लस O2 कंबाइन करके NO बनाती है, और NO फाइनली NO2 बनाता है. आपको तो मैंने पहले समझा रखा है क्लासरूम में ढंग से कि NO का प्रोडक्शन आसान नहीं होता है. लाइटनिंग के केस में, स्पार्किंग के केस में ही ये प्रोड्यूस होता है. जब ट्रैफिक होता है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपका NO2 गैस प्रोड्यूस होती है, और वो ब्राउन कलर की होती है. और ब्राउन कलर होने की वजह से वहां पे रेडिश ब्राउन कलर की एक हेज दिखाई देती है, येलोइश. आंखों को भी इरिटेट करती है, ऑल्दो बहुत जगह पता ही नहीं चलता हमें, ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना ज्यादा है. तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए. Which of the following gas is produced by burning of fossil fuel? सॉक्स है ना, SO2. ये पहले लेक्चर में पहले बिल्कुल बताया था कि जब भी आप सॉक्स को देखें, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से. इसको याद रखना है. सल्फर ऑक्साइड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से. दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इन विच रीजन ओजोन लेयर इज प्रेजेंट? स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल. फर्स्ट लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर. अब जो 0 से 10 में होती है ट्रोपोस्फेयर, एंड स्ट्रेटोस्फेयर होती है आपकी 10 से 50 में. ओजोन लेयर अराउंड 13 किलोमीटर के आसपास के ऊपर प्रेजेंट होता है. ओजोन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में होता है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी. करेक्ट ऑप्शन है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 34, पीएच ऑफ एसिड रेन इज? पीएच ऑफ एसिड रेन, अब यार देखो, नॉर्मल जब रेन होता है तो इसके पास वाटर होता है, तो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ कंबाइन करके H2CO3 बनाता है. तो नॉर्मल जो रेन होता है वो भी थोड़ी बहुत एसिडिक होता है. तो मैंने बताया था नॉर्मल रेन का भी पीएच 5.6 के आसपास होता ही है. नॉर्मल रेन का भी पीएच 5.6 के आसपास होता ही है, 5.6 के आसपास होता ही है. लेकिन जब एटमॉस्फेयर में सल्फर ऑक्साइड्स है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है. क्या होता है? एसिड रेन होता है. और एसिड रेन का जो पीएच होता है दैट इज बिटवीन 3.5 टू 5.6. आपको क्लासरूम में भी बताया था और आपको याद भी रखना है. देखिए, पहली बात तो बी और डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो पीएच है वो बी है और डी है. तो पीएच तो बी और डी हो ही नहीं सकता, मतलब आपका, क्योंकि यहां पे पीएच 7 से ग्रेटर है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो करेक्ट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज? फोटोकेमिकल स्मोक को और क्या कहते हैं? फोटो स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस एंजलिस स्मोक, क्योंकि सबसे पहले लॉस एंजलिस में ऑब्जर्व किया गया था. सॉरी मैं अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है, लेकिन लॉस एंजलिस ही बोलते हैं इसको. फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस एंजलिस स्मोक. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वहां ऑब्जर्व किया गया था. क्लासिकल स्मोक को लंदन स्मोक कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले लंदन में ऑब्जर्व किया गया था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 35 का ए. नेक्स्ट इज विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल की पूरी कहानी आपको बता चुके हैं. 2 दिसंबर की रात या 3 दिसंबर की सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था. तो वहां पे यूनियन कार्बाइड, एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड नाम की, वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिलीज हुई थी. लाखों लोग नहीं, मतलब नंबर तो मुझे याद नहीं, बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी. इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज के थ्रू हुआ था. तो वन ऑफ द आवर ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस मिथाइल आइसोसाइनेट, ये जेई में एक बार पूछा जा चुका है. ठीक है. नेक्स्ट है लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इज? ऑल्सो टेल इट्स रेंज, है ना. लोवेस्ट रीजन इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर. और कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है? 0 से 10 किलोमीटर. अर्थ है. अर्थ के बाद 0 से 10 में आपका क्या प्रेजेंट होता है? ट्रोपोस्फेयर.
10 से 50 में होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर 50 से 80, फिर उसके ऊपर ऐसे। तो ट्रोपोस्फेयर आपका कहां से कहां तक होता है? 0 से 10 किलोमीटर। तो आई होप ये बहुत ज्यादा आसान था आपके लिए, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। अब स्मोक, डस्ट, फॉग, स्मोक, है ना, ये सारे क्या हैं आपके पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हैं। वहीं पे नॉक्स, सॉक्स, है ना, हाइड्रोकार्बन वगैरह क्या है? गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो आपका नॉक्स क्या हो जाएगा? पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट नहीं है, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज आपकी कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारे क्या है आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। लेकिन नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, नाइट्रोजन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हर्बिसाइड। इनमें से कौन सा हर्बिसाइड नहीं है? सोडियम क्लोरेट, NaClO3 बताया था आपको हर्बिसाइड है ना। ट्राइएजाइन बताया था मैंने, ये आपका क्या है? Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइट। देखिए ध्यान रखिए, हर्बिसाइड के एग्जांपल याद कर लीजिए। देखिए पेस्टिसाइड बताया था DDT, इंसेक्टिसाइड बताया था आपको BHC या गैमेक्सिन, या उसको DDT भी आपका इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है बहुत बार, है ना। लेकिन आपका जो हर्बिसाइड है उसकी तरह यूज किया जाता है आपका NaClO3 जिसको आप सोडियम क्लोरेट कहते हैं, सोडियम आर्सेनाइट जिसे आप Na3ASO3 कहते हैं, या एक होता है ट्राइएजाइंस भी कहते हैं, ट्राइएजाइंस होते हैं, ट्राइएजाइंस भी यूज होते हैं आपके, लेकिन DDT यूज नहीं होता है एज हर्बिसाइड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी DDT। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉक्स, क्या बताया था आपको? सॉक्स के लिए जो ट्रिक बताई थी बताई थी A और B, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सॉक्स के लिए आपका अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बताया था, क्लास में अच्छे से याद होगा। A एंड B बताया था आपको, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, A एंड B बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है? यू नो दैट फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। फोटोकेमिकल लॉस एंजलिस स्मोक इज है ना ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, and on other hand London smoke and classical smoke is reducing smoke. So correct option will be A, है ना। This is oxidizing smoke is photochemical smoke. CFCs are mainly, CFCs mainly क्या है? अगर CFCs की वजह से पॉल्यूशन बहुत होता है, लेकिन CFCs mainly क्या कर रही है? किस चीज को नुकसान पहुंचा रही है? ओजोन लेयर को पहुंचा रही है। इनका मेन रोल है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। किसका है? ओजोन लेयर डिप्लीशन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये कर क्या रही है? बेसिकली ये ओजोन लेयर डिप्लीट कर रही है, और ओजोन लेयर प्रेजेंट है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये आपका एग्जांपल है CFC, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट का। किसका एग्जांपल है? स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूटेंट का। ये याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है विच कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। आपको बताया था वाटर पॉल्यूशन कॉज करने के लिए क्या है? बहुत सारे आयंस है वो करते हैं, पैथोजेंस करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट करते हैं। तो पैथोजन तो पक्का है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो हर चीज का लेना देना है, लेकिन डायरेक्टली बात करें तो पैथोजेंस ही करते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का कुछ लेना देना नहीं है। सॉक्स, नॉक्स भी गैसियस एयर पॉल्यूटेंट ही है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करंट इशू पे लिया है। मैंने कहा एक क्वेश्चन तो करंट इशू पे होना ही चाहिए। दिस इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन। मैं इस पे थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन मैंने इसको बहुत ही आसान बनाया। द हैंड सैनिटाइजर, है ना, मैंने सोचा पूछ लिया जाए। हैंड सैनिटाइजर विच इज बीइंग ब्रॉडली यूज्ड नाउअडेज इन कोविड-19 सिचुएशन। कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं इतने सारे, तो उसका मेन कंपोनेंट क्या है? उसमें मतलब उसका मेन कंपोनेंट क्या है? मतलब मेन यूज क्या है? मतलब उसमें कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा यूज होता है? तो आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग घर वर पे बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं? तो वो है आपका एल्कोहल। उसमें होता है एक्चुअली मेनली आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। इथेनॉल भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन मेनली आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, और वो आपका 90% से भी ऊपर होता है, कई बार 70% से डेफिनेटली ऊपर होता है, 90% से भी ऊपर होता है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इज द मेन इंग्रेडिएंट, है ना। तो केमिस्ट्री का यूज करके जो भी सैनिटाइजर बन रहे हैं ना, उसमें सारे केमिस्ट का रोल है ना, उसमें सारे केमिस्ट्री वाले ही है। मेनली आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का सुना होगा कि इन्होंने सैनिटाइजर बनाया, उन्होंने सैनिटाइजर बनाया, तो हमारे केमिस्ट्री का ही है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। एल्कोहल का यूज करके हम सैनिटाइजर बनाते हैं। तो होपफुली आपको यार ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, होपफुली आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। क्लासरूम में मैंने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। जो क्लासरूम के बच्चे होंगे मेरे, उन्होंने तो लगभग सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, लेकिन जो क्लासरूम के बच्चे नहीं है, वो अगर उनको पढ़ना है चैप्टर तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी इजी चैप्टर। लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं इस पे लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, नो इश्यूज।
लेकिन आपका इतना करने से और नोट्स पढ़ने से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया। बस याद रखिएगा, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए गाइस, अच्छे से पढ़ाई करिए, ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, इंतजार है। और बाकी जो है अपना ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।